हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अव्यान आईएएस। आई एम गौरव सैनी। इससे पहले वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स बेस्ड। स्मॉल टॉपिक्स हम उसमें लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उसमें लेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, अभी रिसेंटली जो 2021-22 का यूनियन बजट है उसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हम एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, जो कंसोलिडेट करेगा और जो भी बैड लोन्स है, जो भी एनपीए है बैंक्स का, उसको वो टेक ओवर करेगा, वो लेगा। तो थोड़ा बताते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता क्या है, एआरसी होता क्या है, कैसे वर्क करता है और कौन से एक्ट के अंदर ये आता है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उस सारे को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ बैड लोन। बैड लोन और एनपीए। एनपीए मतलब आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है आपका, ये क्या होता है? देखिए, सपोज एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक ने पर्सन ए को लोन दिया है, मान लीजिए 100 रुपीज का। 100 रुपीज का लोन दिया है एट, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट पे दिया है और फॉर 1 ईयर के लिए दिया है। फॉर 1 ईयर के लिए दिया है। सपोज फॉर 90 डेज, 90 दिनों तक इस पर्सन ए ने ना तो कोई ईएमआई पे की है, ना ही कोई इंटरेस्ट पे किया है, ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। 90 दिनों तक इस ए ने बैंक को कुछ भी पे नहीं किया, 1 रुपया पे नहीं किया है। 90 डेज से कोई पैसा नहीं आया है एसबीआई के पास। क्लियर? तो जब ये देखिए, ये एसबीआई ने लोन दिया है, ये जो लोन है एसबीआई का क्या है, एसेट है। ये जो लोन है ये एसेट है एसबीआई का। अब देखिए, एसबीआई का एसेट है, अब कोई पैसा नहीं आ रहा है एसबीआई के पास, 90 दिनों तक कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो एसेट है आपका अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है ना। सो अगर 90 दिनों तक 1 रुपया नहीं आता है, या कोई ईएमआई नहीं आई है, इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी नहीं आया है, देन दिस एसेट विल कन्वर्ट इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जितना ज्यादा दिन का होएगा इसको अपन बैड लोन इसको बोल देते हैं। तो देखिए, अब ये आपका है कि यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, यहाँ पर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। 90 दिनों तक कोई पैसा नहीं आया है बैंक के पास, तो इसका मतलब जब ये एनपीए बन गया ना, बैंक के पास अब पावर होनी चाहिए भाई। जब पैसा नहीं आ रहा है बैंक के पास पावर होनी चाहिए। मान लीजिए एसबीआई ने ए को 100 रुपीज का लोन दिया, इस 100 रुपीज के अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटीज तो रखवाई होगी, कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज रखवाया होगा, लैंड पेपर हो जाए बॉन्ड पेपर, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज रखवाया होगा। मशीन इक्विपमेंट्स हो गए, उसके पेपर रखवाए होंगे, उसके अगेंस्ट तो लोन दिया हो, कोलेटरल के अगेंस्ट तो लोन दिया है। तो इट मीन जब ये एनपीए बन गया, व्हेन दिस अमाउंट बिकम्स एनपीए, जब ये एनपीए बन गया, नाउ अब एसबीआई क्या है, ये इसको सेल करके या इसको ऑक्शन करके, इसको बेच के अपना लोन चुका सकता है। होना तो ये चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये एनपीए बन गया, एसबीआई जब ये ऑक्शन करने जाता है, बेचने जाता है, तो ए क्या करता था 90s में, ए क्या करता था कि ही नॉक द डोर ऑफ कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटा दिया। अब कोर्ट में गया तो कोर्ट का सबसे पहला काम क्या होता है, स्टे ऑर्डर लगा देना। तो कोर्ट ने क्या बोला, रुक जाइए, तो बैंक्स क्या बेच पाएगा, बैंक सेल कर पाएगा। इसलिए 90s में ये चलता था। इसके बाद फिर 1993 में इस चीज को दूर करने के लिए क्या आया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मींस अगर कुछ भी एनपीए बनता है तो उसके बाद जो पर्सन ए है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जाके वो केस लड़ेगा और जो ये फैसला होगा बाद में देखा जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भी क्या है, केसेस आते चले गए, 60,000 ज्यादा केसेस पे आ गए। फिर 2000 में सारफेसी एक्ट लेके आया, 2000 में सारफेसी एक्ट लेके आया, जो बताऊंगा मैं। सारफेसी एक्ट क्या कहता है कि जो भी
अब बैंक के पास सिक्योरिटाइजेशन आ गया, मतलब बैंक्स अब इनको जो इसके एसेट्स है, इसकी जो मॉर्गेज है उसको वो सेल कर सकता है, बैंक्स के पास पावर आ गई और ये कोर्ट में नहीं जाएगा, वो बताता हूं आपको मैं। अब देखिए जब ये आपका मैंने बताया आपके हो गया, अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, एआरसी क्या होता है, एआरसी क्या होता है भाई, सारफेसी एक्ट 2002 ने बैंक्स को ये पावर दे दी कि दे कैन सेल दी एसेट्स, और जो भी मॉर्गेज रखवाया उसको बेच के अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है देखिए, अब एसबीआई, देखिए जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटरमीडियरी, मतलब बैंक्स जो है डिपॉजिट लेंगे और उसको लोन में दे देते हैं, लोन में दे देते हैं उसको पैसे को, भाई डिपॉजिट लिया लोन दे दिया। भाई जो जमीन है, जो लैंड के पेपर बैंक्स ने अपने पास रखवाया है, बैंक्स के पास एक्सपर्टीज तो है नहीं, एक्सपर्ट तो है नहीं, ना बैंक्स को पता है कैसे बेचना है उस लैंड को, कैसे रिकवर करना है, ना बैंक्स को जमीन की मार्केट वैल्यू पता है, सो बैंक्स के पास एक्सपर्ट तो नहीं है। बैंक्स पे एक्सपर्टीज किसकी है, सिर्फ इंटरमीडिएट के, भाई डिपॉजिट लेंगे उसको पैसा लोन में दे देंगे, क्लियर। तो जब बैंक्स के पास ये है नहीं तो बैंक्स फिर कैसे सेल करेगा, तो बैंक्स अगर मान लो मार्केट में गया, मान लीजिए पर्सन जो ए है इसके 100 रुपीज की लैंड पेपर है, बैंक्स के पास एक्सपर्टीज नहीं है, अगर इस 100 रुपीज की जो लैंड है मार्केट में सेल करने जाएगा, मे बी बैंक कैन गेट ओनली 50 रुपीज और 40 रुपीज, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे सेल होता है, एक्सपर्ट्स नहीं है, तो बैंक्स का लॉस है, बैंक्स का लॉस है। तो इस केस में क्या है, फिर एक गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, तो एक थर्ड एंटिटी आता है यहाँ पे। बैंक्स क्या थर्ड एंटिटी कौन है, वो है आपकी एआरसी, पहले 90s में बनाई गई एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसमें क्या होगा मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई है, अब एआरसी आएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी। अब ये ए का लोन है ना 100 रुपीज का, ये लोन है, तो ये क्या करेगा, एआरसी क्या करेगा, ये जो 100 रुपीज का लोन है, ये जो 100 रुपीज का लोन है, ये एसबीआई से परचेज कर लेगा, ये एसबीआई से वो खरीद लेगा। कौन खरीद लेगा, एआरसी खरीद लेगा। देखिए मान लीजिए 100 रुपीज का लोन है, तो एआरसी और इस एआरसी के बीच में और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट होगा, एआरसी बोलता है ये आपका 100 रुपीज का लोन है ना, मैं इस लोन को मान लीजिए 70 रुपीज में आपसे परचेज करता हूं, 70 रुपीज में आपसे ये लोन परचेज करता हूं। उसके बाद ये मेरा काम है कि मैं इससे, इस बोरोवर से कितना पैसा निकलवाता हूं, दिस इज माय प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए 70 से मैंने 80 निकलवा लिया, तो जो ये डिफरेंस आया 10 रुपीज का, दिस इज माय प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट होगा, तो ये आरसी का प्रॉफिट हुआ। और इससे कम हुआ तो हमारा लॉस होगा, अगर मान लो 60 निकलवाता हूं तो मेरा लॉस होगा। अब आप ये बोलेंगे कि 100 का लोन था तो बैंक 70 में क्यों इसको सेल करेगा। भाई देखिए पहली बात ये देखिए 70 में क्यों सेल, भाई यहां तो बैंक्स को 1 रुपया नहीं मिल रहा, भाई एनपीए बना क्यों है, वो जो ये जो कंपनी है ए, ये जो कंपनी है ए, जो बंदा है ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, लॉस में जा रहा है, तभी तो लोन बनाए, दे नहीं पा रहा है, तो एक तरह से तो बैंक का 100 रुपीज डूबा हुआ है, तो बैंक से कुछ ना कुछ तो वापिस आ रहा है, 70 रुपए वापिस आ रहे हैं, बैंक से 70 रुपीज तो वापिस आ रहे हैं, क्लियर। तो ये इससे परचेज कर लेगा। तो ये आपका ये होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये पैसा निकलवाना सारा, यानी कि ये जो भी है ये सारा बिड किसने कर लिया, एआरसी ने कर लिया, और एआरसी ने अपने पास ले लिया, और अब एआरसी का काम है ये सारा पैसा निकलवाना, रिकवर, ये पूरा लोन रिकवर करना। अब आप कहेंगे कंसेप्ट देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है देखिए यहाँ पे, भाई जो ये 70 रुपीज है, जब ये एआरसी लोन खरीदने जाए, जब ये लोन परचेज करने जाएगा, तो भाई मान लीजिए तो मैं 70 रुपीज स्मॉल अमाउंट ले रहा हूँ, लेकिन लोन कितने का होता है, 35 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का। अब एक एआरसी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो मान लीजिए अगर ये लोन मान लीजिए 100 करोड़ का हुआ, और सपोज करिए 70 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ है, तो 70 करोड़ रुपए एआरसी के पास होना भी तो चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, एक कंपनी के पास तो इतना पैसा हो नहीं सकता। तो उस केस में क्या होगा कि
जितना भी अमाउंट अभी जो प्रपोज्ड है, जो इसमें गाइडलाइंस में जितना भी अमाउंट इनके बीच में एग्री होता है बैंक और एआरसी के बीच में, उसमें से मान लीजिए आपका 70 करोड़ रुपीस एग्री होता है, तो इसका 15% तो एआरसी कैश में देगा, कैश में देगा 15%, यानी कि आपका लगभग 10.5 करोड़ रुपए जो है कैश में देगा, 10.5 करोड़। क्लियर? प्लस में जो उसके बाद जो 85% है उसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू करेगा। अब देखिए सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होता है, इसको देखिएगा। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होता है, देखिए सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होता है। मैंने आपसे कहा ना कि सारा का सारा पैसा तो एआरसी के पास है नहीं, कहां से फंड लेके आएगा, वो इतना करोड़ रुपए लेके नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा, वो मान लीजिए 50 करोड़ रुपीस की वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू करेगा, और ये कौन करेगा, एआरसी करेगा। एआरसी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू करेगा कितनी, 50 करोड़ की, और इसे कौन परचेज करेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स, इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स, ये इनको परचेज करेंगे। मतलब ये 50 करोड़ की रिसिप्ट्स ले लेंगे, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स अपने पास ही ले लेंगे। क्लियर? और जो 50 करोड़ रुपए एआरसी को दे देंगे, और ये 50 करोड़ रुपए क्या है, ये एसबीआई को दे देगा, ये बैंक को दे देगा, ये 50 करोड़ रुपीस बैंक को ये दे देगा। इतना क्लियर? सेकंड चीज देखिए, अब ये सिक्योरिटी जो रिसिप्ट्स है बेटा, पहली बात तो ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है। यूपीएससी आपसे दे देगा कि ये बॉन्ड है, नहीं है। क्यों नहीं है बॉन्ड? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं देता है। इस पे क्या होता है, एआरसी इसको प्रॉमिस करता है कि हम कुछ ना कुछ, जैसे ही हम ये पैसा रिकवर कर लेंगे तो हम कुछ ना कुछ आपको मनी इस पे देंगे। तो एक तरह से वो 9% 10% का, मिनिमम 9% का वो प्रॉफिट बोलते कि रिटर्न हम आपको देंगे। मान लीजिए आप 50 करोड़ हमको दे रहे हैं ना, तो इस पे बोलता है कि 9% हम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे। एआरसी ये बात बोलता है। लेकिन ये कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बैड बैंक वाला कंसेप्ट 90s में आया था। इससे पहले प्री एग्जिस्टिंग एआरसी कंपनीज भी आई थी, ठीक है। 12, 13, 14 काफी अच्छी कंपनीज थी। आपकी सबसे पहले जो कंपनी थी उसका नाम था आपका अर्किल, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। और अर्किल कंपनी सबसे पहली कंपनी आई थी आपकी जो एआरसी बनी थी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले भी प्री एग्जिस्टिंग भी थी, लेकिन कुछ 2-3 को छोड़ के प्रॉब्लम थी और कामयाब नहीं हुई। रीजन क्यों? इनका थिन कैपिटलाइजेशन होता है। क्यों एआरसी कामयाब नहीं हो पाया? दोबारा से क्यों बोला है? 2000 में सार्फिसी एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, आपका पूरा बताऊंगा भी मैं थोड़ा आपको, ठीक है। क्यों ही नहीं कामयाब हो पाया ये, उसका रीजन क्या है? देखिए सबसे पहली बात क्या कि जो इनकी कैपिटलाइजेशन है, थिन कैपिटलाइजेशन है। मतलब आप इतना बड़ा लोन लेने जा रहे हैं तो आपके पास खुद भी तो फंड होना चाहिए ना, फंड होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है पहली कि थिन कैपिटलाइजेशन है, थिन कैपिटलाइजेशन है। क्लियर? दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? दूसरी प्रॉब्लम है इसके अंदर स्लो रेजोल्यूशन, स्लो रेजोल्यूशन। क्यों भाई, क्यों स्लो रेजोल्यूशन? रीजन क्या है? देखिए मान लीजिए, देखिए कोई भी जो बैंक होता है, एक बात बता दूं आपको मैं, कोई भी जो बैंक होता है, एक सिंगल बैंक कभी भी ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन और बड़ा लोन फाइनेंस नहीं करता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करता जो 10 साल या 15 साल या 20 साल का हो, और जो 500 या 1000 करोड़ का लोन हो, एक सिंगल बैंक फाइनेंस नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है उसमें, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। देखिए एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्या होता है इसी के अंदर, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। देखिए ये क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा, ये बैंक है एसबीआई, इसके पास जो डिपॉजिट आता है वो तो या तो सेविंग में आएगा, डिमांड डिपॉजिट आएगा, या तो सेविंग में या टाइम डिपॉजिट आएगा। टाइम डिपॉजिट कितना आता है? जनरली 5 साल का लोग कराते हैं, मैक्सिमम 10 साल का।
और सेविंग और जो सेविंग डिपॉजिट आ रहा है उसको आप कभी भी विड्रॉ करा सकते हो। जो जितना भी डिपॉजिट आ रहा है बैंक के पास, ये सारी क्या लायबिलिटीज है बैंक की, जो वापस करनी पड़ेगी बैंक्स को। 5 साल का अगर मान लीजिए टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट 5 साल का है, तो 5 साल बाद बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा ना। क्लियर? तो इट मींस सपोज करिए 100 रुपीज आया ये 5 ईयर्स के लिए, जो 5 साल बाद वापस देना है। लेकिन वही अगर बैंक मान लीजिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डालता है जहां पे 20 साल के लिए पैसा डाल देगा, ये अगर ये 20 साल के लिए पैसा डाल देगा तो 5 साल बाद ये पैसा वापस करना होगा ना। यानी कि अगर यही 100 रुपए 20 साल के लिए डाल देगा वो, तो पैसा लो को क्या रह जाएगा, पैसा 20 साल बाद आएगा। तो इसका मतलब ये तो लायबिलिटीज है ना जो बैंक को देनी है, जिम्मेवारी बैंक की है जो देनी है। तो इट मींस एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ गया। इसलिए क्या होता है, जितनी बैंक्स होते हैं, एक सिंगल बैंक जो है कभी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस नहीं करता है, बड़े अमाउंट का नहीं करता है। उसमें करते हैं, उसमें 4, 5, 6 बैंक्स मिलके एक बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, जिसको हम ग्रुप ऑफ बैंक्स बोल दीजिए या कंसोर्टियम लैंडिंग बोल देते हैं हम, कंसोर्टियम लैंडिंग। क्लियर? जिसमें मान लीजिए अब प्रॉब्लम क्या है, स्लो। अब मैंने आपको क्या बताया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, स्लो रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है। मतलब अब मान लीजिए कोई 500 करोड़ का लोन है, अब इसको फाइनेंस किसने किया है, एसबीआई भी इसमें है, आईसीआईसीआई भी है, इसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक भी है, इसके अंदर मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक भी है, और इसके अंदर मान लीजिए आईडीबीआई बैंक भी है। इन पांचों ने मिलकर ये लोन फाइनेंस किया है। अब जब एआरसी कंपनी कोई रेजोल्यूशन प्लान लेके आया, कुछ रेजोल्यूशन लेके आया, तो हो सकता है एसबीआई ने अप्रूव कर दिया हो, आईसीआईसीआई मना कर दे, या ये मना कर दे, ये इसमें हो सकता है बिल्कुल। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। तो रेजोल्यूशन जो प्लान लेके आया, क्या वो अप्रूव होगा, नहीं होगा, तो लोन भी रिकवर नहीं होगा, तो लोन भी रिकवर नहीं होगा। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है एआरसी की। अब देखिए, अब जो एआरसी की बात हुई है, जो प्रपोजल रखा गया है कि दोबारा से हम जो है एआरसी को, न्यू एआरसी हम सेटअप करेंगे, जो भी कुछ 2 लाख से कुछ 2.5 लाख करोड़ का जो लोन है आपका एनपीए बना हुआ है, उसको जो वो रिकवर करेगा, जो मेनली आपके कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स में आपका कुछ आता है, कुछ 70 लार्ज अकाउंट्स में आता है, उनको मेनली रिकवर करने की बात करी गई है। क्लियर? तो बजट ने बोला है कि एआरसी और बैड बैंक को सेटअप किया जाएगा, बैड बैंक को। और कौन करेगा वो? कोई भी स्टेट ओन्ड बैंक और कोई भी प्राइवेट बैंक इसको सेटअप कर सकता है। प्राइवेट बैंक इसको सेटअप कर सकता है। कौन सेटअप कर सकता है? इट कैन बी सेटअप बाय स्टेट ओन्ड बैंक्स, पीएनबी, एसबीआई वगैरह हो गए, या प्राइवेट आईसीआईसी बैंक से इसको सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, जो भी एआरसी होगा बेटा, उसके अंदर उसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा होगा, मतलब गवर्नमेंट इक्विटी नहीं होगी, नो गवर्नमेंट इक्विटी। ऐसा क्यों? अब देखिए, जितना भी एनपीए बना हुआ है, वो एनपीए जो भी 13-14% एनपीए है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो एनपीए किसका है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। क्लियर? और दूसरा, आप जो एआरसी बना रहे हैं, एआरसी जो आप बना रहे हैं, क्लियर, जो आप एआरसी बना रहे हैं, ये एआरसी क्या करेगा, इस एनपीए को रिकवर करेगा ना, ये एआरसी इस एनपीए को रिकवर करेगा। और मैक्सिमम जो मैंने बताया आपको, मेजॉरिटी जो आपका अगर 14% एनपीए है, तो उसमें 12% एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक का है, 1 या 2% प्राइवेट सेक्टर बैंक का है। अब ये जो एआरसी ये पैसा रिकवर करेगा, एनपी रिकवर करेगा, मेजॉरिटी किसका है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। और पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा किसका लगा हुआ है, गवर्नमेंट का, सरकार का लगा हुआ है। अगर मान लीजिए इस एआरसी में गवर्नमेंट का ही पैसा लगा दिया, गवर्नमेंट का ही पैसा लगा दिया, तो इसका मतलब अगर मान लो इस एआरसी ने इस पीएनबी, पब्लिक सेक्टर बैंक का पीएनबी, इसका एनपी रिकवर कर लिया, तो आप देख रहे हैं यहां पे पैसा किसका लगा, सरकार का, और यहां पे पैसा किसका रिकवर हुआ, सरकार का ही हुआ, सरकार का ही तो रिकवर हुआ। क्यों? तो इसमें सरकार का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना, इसलिए बोला है गवर्नमेंट का पैसा इसमें एआरसी में नहीं लेगा, क्योंकि अगर यहां पे फायदा होता है तो यहां पे सरकार का नुकसान होना है। भाई सरकार अपना पैसा लगा के अपने तो रिकवर करा रही है, आपने ये तो देखा
यहां भी ये भी सरकार का हो गया, फिर ये भी सरकार का हो गया। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए क्या आ गया कि इसमें ARC में गवर्नमेंट की इक्विटी नहीं होगी, गवर्नमेंट की नो इक्विटी कंट्रीब्यूशन फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दी सॉवरेन गारंटी, गवर्नमेंट सरकार जो है गारंटी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखिए ARC कंपनीज है, आप इतना मोटा लोन लेने रिकवर करने जा रहे हैं तो इतना फंडिंग आनी भी तो चाहिए। अब तो ARC में पैसा लगाएगा कौन? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगाएंगे, आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगाएंगे, आपके वो पैसा डालेंगे इसके अंदर, इसके शेयर्स खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, जैसे ही पैसा है वो डालेंगे इसके अंदर, वो इसके अंदर पैसा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो क्लाइंट्स वगैरह से पैसा डालेंगे, ठीक है, इसमें पैसा लगाएंगे। अब जो मान लीजिए पर्सन ए है, कोई बी कंपनी, रिलायंस ने पैसा डाल दिया इसके अंदर, मान लीजिए इसने पैसा डाल दिया इसके अंदर, क्लियर? तो भाई इसको कोई ना कोई कल कोई डूब ना जाए तो गारंटी तो कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा ना। वो गारंटी कौन प्रोवाइड कर सकता है? सरकार प्रोवाइड कर सकती है। तो गवर्नमेंट इसमें, सरकार इस पे गारंटी प्रोवाइड करेगी। दूसरा क्या बोला है बजट में, क्या बोला है कि इट विल हैव एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑल्सो। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो क्या करेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगा, वो जितने भी लोन्स हैं उन सबको मैनेज करेगा, और जितनी बैड लोन से जो भी चीजें एसेट वगैरह उनको वो सेल करेगा। जो भी पूरा मैनेज करना होगा ये सारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी पूरा ये करेगी। टाइमली इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, ये सारा काम एसेट मैनेजमेंट, पूरा मैनेज करने का काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का होगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि जैसी जो भी एग्रीड वैल्यू होती है इनकी, कितने अमाउंट में लोन परचेज करना है, 15% तो कैश में देगा, ARC 15% कैश में देगा, और 85% जो है आपका वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के अंदर वो देगा। ये बता दी मैंने आपको, क्लियर? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के अंदर देगा। सो इससे माना गया है कि इट विल रिड्यूस दी बैड लोन को, क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, ये इसमें बोला गया। अब देखिए, अब सारफेसी एक्ट में क्या कहा गया है। अब सारफेसी एक्ट थोड़ा देख लीजिए, इसी से रिलेटेड सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट कब क्या, मैंने आपसे क्या बताया, 90s में क्या हुआ करता था कि जैसे ही बैंक्स अपना पैसा वापस लेने जाता था तो इंडिविजुअल बोरोवर्स क्या करता था, बोरोवर्स कोर्ट में पहुंच जाया करता था। फिर उसको कम करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आया कि कोर्ट नहीं जाओगे, अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ोगे आप। फिर उसके बाद अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आप केस हार रहे हो तो आप कहां जा सकते हो, आप डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हो, DRT में आपके अंदर। फिर उसके बाद लेकिन आप वहां जाते हो तो आपको 50% आपको डिपॉजिट कुछ करना पड़ेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो सारफेसी एक्ट है, सारफेसी एक्ट 2002 मींस सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। बस इतना जान लीजिए, सारफेसी एक्ट बैंक्स को हेल्प करता है अपना जो NP है, जो उनका बैड एसेट्स है, उसको रिकवर करने में। क्यों? अंडर सारफेसी एक्ट बैंक को पावर देता है कि आप उसके एसेट्स को सेल कर सकते हो, उसकी जो आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है उसको आप सेल कर सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है कि बैंक्स जो है उसके एसेट्स को जो है वो सेल कर सकता है, ये मैंडेट करता है ना, वो बैंक्स के पास पावर है, अब वो उसको सेल कर सकता है। लेकिन बैंक्स को विद इन 60 डेज में एक नोटिस भेजना होगा, 60 दिन में वो कोई जवाब नहीं आता, देन बैंक्स कैन सेल दैट एसेट। दूसरा क्या है आपका, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मैंने बताया आपको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जो भी वो बोरोवर्स के जो भी वो राइट है, जो बैंक्स ने वो सब कुछ रखा हुआ था, उस पूरे लोन का राइट किसके पास आ जाएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आ जाएगा। क्यों? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक से वो चीज खरीद लेगी। अब ERC काम है वो कैसे उसको रिकवर करता है, इसके बाद एक टॉपिक और है इसके अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, क्लियर? वो भी रेजोल्यूशन के लिए, वो बैड लोन को सॉल्व करने के लिए, वो इससे आगे टॉपिक हो, कभी और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लियर? अब इसमें बता दूं मैं आपको थोड़ा सा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक चीज बता दूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैड एसेट्स। तो बैड लोन मैंने बताया आपको, बैड लोन क्या होता है, बैड लोन, बैड बैंक तो ARC को हम बैड बैंक बोलते हैं, क्लियर? बैड लोन क्या हो गया, जो लोन डिफॉल्ट हो गया, जो पैसा वापिस ही नहीं आया। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, उसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स देखिए, NPA कब बनता है, जो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं।
थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं, एनपीए कब बना? नॉर्मली 90 डेज, 90 दिनों तक, 90 दिनों तक ना आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है ना आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, 90 दिन ज्यादा हो गया है तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। अब देखिए दूसरा, यही अगर एग्रीकल्चर लोन की बात हो, एग्रीकल्चर लोन की बात हो तो कब एनपीए बनेगा? अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट ओवर ड्यू है, ओवर ड्यू है फॉर 2 क्रॉप सीजन, फॉर 2 क्रॉप सीजन, फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। और अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो अगर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर 1 क्रॉप सीजन, फॉर 1 क्रॉप सीजन। क्लियर? तो ये क्या बनेगा आपका? एनपीए बन जाएगा ये। अब दूसरी चीज, एक चीज और देखिए इसके अंदर, जो क्वेश्चन, जो सवाल आपका बन सकता है इसमें देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आप करना हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, पहला आपका क्या है? स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स। सेकंड इज आपका स्टैंडर्ड एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसमें क्या आपका 2 में है? रेगुलर एंड स्ट्रेस्ड, रेगुलर एंड स्ट्रेस्ड। और एनपीए आपका 3 में क्लासिफाई होता है आपका सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सेकेंड इज डाउटफुल, डाउटफुल, एंड थर्ड वन इज लॉस एसेट्स, थर्ड वन इज लॉस एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या है आपका? रेगुलर मतलब कोई डिले नहीं है, टाइमली पेमेंट हो रही है, टाइमली ईएमआई आ रही है आपकी। स्ट्रेस्ड एसेट्स में क्या है? 3 अकाउंट बनाए गए हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, SMA 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। मतलब इसके अंदर 1 से 30 दिन, 31 से 60 डेज एंड 61 से 90 डेज। तो देखिए मींस 1 से 30 दिन हो गए, मींस ईएमआई नहीं आ रही, 30 दिन हो गए, 30 दिनों से कोई ईएमआई नहीं आई है, तो वो अकाउंट क्या बन जाएगा आपका? स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। 1 में क्या हो गया? 31 से 60 दिन, मींस 2 महीने होने को आ रहे, कोई ईएमआई नहीं आई, कोई पैसा नहीं आया। और 2 में 90 दिन होने को आ रहे, कोई पैसा नहीं आया। 90 दिन के बाद क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। ये अभी 2014 में आरबीआई ने इसको अलग किया है। क्यों? क्योंकि ये आपको टाइमली पहले आपको बता रहा है कि कौन सा अकाउंट, कौन सा जो आपका लोन है वो एनपीए बन सकता है, ताकि आप पहले से ही इसके अगेंस्ट जो है आप स्टेप्स ले सके, इसको रिकवर करने कुछ ना कुछ आप कर सके। क्योंकि देखिए अगर आप एनपीए बनने के बाद स्टेप ले रहे हैं, इसका मतलब एनपीए बन गया ना वो, इट मींस वो जो एनपीए बना है 90 दिनों से पैसा नहीं आया ना, तो आप क्या करिए, आप 90 दिन जो आपने पहले किया है उसको ही आप कैटेगराइज कर लीजिए और पहले ही आप पता लगा लें कौन सा SMA 0 में, SMA 1 में, 2 में जा रहा है। तो आपको एक अर्ली, आपको एक स्टेप लेने का एक, आपको पहले आप स्टेप ले सकते हैं, आप अच्छे से रिकवर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ला सकते हैं। आप क्लाइंट से बात करेंगे, बार बार कॉल करेंगे, आपका अमाउंट नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सब किया गया पूरा, इसलिए सब किया गया। सब स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? जब हमारा एनपीए, जो हमारा एनपीए क्या 12 महीने तक हो जाए, 12 महीने से ऊपर हो जाए, एनपीए अप टू 12 मंथ्स, मींस हमारा ये लोन जो 100 रुपीज का लोन है हमारा एनपीए बन गया और 12 महीने तक ये एनपीए बना हुआ है, ठीक है। और डाउटफुल क्यों? एनपीए ग्रेटर देन 12 मंथ्स,
एनपीए ग्रेटर देन 12 मंथ, 12 महीने ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 12 मंथ्स। और लॉस एसेट्स क्या हो गया, नॉन रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल। तो सब स्टैंडर्ड्स क्या हो गया, एसेट्स विच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। डाउटफुल क्या हो गया, एसेट रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो सब स्टैंडर्ड क्या हुआ, सब स्टैंडर्ड में क्या हुआ, एनपीए बना 12 महीने के लिए। डाउटफुल में क्या हुआ, सब स्टैंडर्ड बना 12 महीने के लिए। क्लियर। और लॉस एसेट्स आपको पता है विचार जो रिकवर नहीं हो सकते, आपके जो रिकवर नहीं हो सकते। क्लियर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स है आपका, ठीक है। तो ये आप में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने इसमें काफी एस्पेक्ट्स में कवर कर दिए, ठीक है। तो 2 या 4 मिनट और लूंगा मैं आपकी, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो आज का पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का जो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। कुछ भी इससे पहले मैंने टॉपिक किया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें या किसी में कोई भी आप कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो देखिए पहला क्वेश्चन बताता है, क्या क्वेश्चन है पहला आपका, इफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज डेप्रिसिएटिंग, अगर किसी भी कंट्री करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है, देन व्हाट होल्ड्स ट्रू। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन, इट्स इंपोर्ट विल बिकम कॉस्टलियर। सेकंड, डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट विल डिक्रीज। थर्ड ऑप्शन, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। फोर्थ ऑप्शन, सेंट्रल बैंक विल इन्फ्यूज डॉलर इन द मार्केट। तो ये 4 आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको करना क्या है, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इन कोड्स को यूज करके आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पहला क्या है, 1, 2 and 3 ओनली, बी 1, 3 and 4 ओनली, सी 2 and 4 ओनली, डी 1, 2, 3 and 4। क्लियर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है इकोनॉमी में तो जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड उसका प्राइस क्या डिक्रीज होगा, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस। सेकंड ऑप्शन इज, इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग द बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस। देखिए बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, क्या रिलेशन होता है इसका, इंटरेस्ट रेट से क्या रिलेशन है इसका, इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो इन डिटेल पूरा उसको डिस्कस करेंगे और क्या क्या एस्पेक्ट में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। क्लियर। थर्ड ऑप्शन, इफ द इंटरेस्ट रेट मूव्स अप इन द इकोनॉमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइसेस गोज अप। सो 3 ऑप्शन है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 and 3 एंड फोर्थ 1 and 3 ओनली। सो ये दोनों क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे करंट अफेयर्स का, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे एंड और 2 से 3 क्वेश्चंस आपको और मैं बताऊंगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको उससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसको देखिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट करिएगा, डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे, उस सबका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। थैंक यू।